नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। एग्री फिनटेक फर्म द्वार ई डेयरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने छोटे डेयरी किसानों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए किस छोटे स्मॉल बैंक के साथ साझेदारी की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी द्वार ई डेयरी ने किसानों को सेवा प्रदान करने के लिए जो छोटे स्मॉल बैंक है, इसका मतलब होता है लघु वित्त बैंक, मतलब लघु वित्त बैंक के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है। ये किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ओके, आंसर क्या होगा? बी, यानी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। बात हो रही सर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ओके, देखो सर, द्वार ई डेयरी है, ये काफी न्यूज में था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है सर चेन्नई में। चेन्नई में अभी द्वार ई डेयरी ने इफ्को टोकिया कंपनी के साथ मिलकर, ये बीमा कंपनी है, कौन सी है? इफ्को टोकिया। इफ्को टोकिया के साथ मिलकर मवेशियों का, यानी जो पालतू पशु हैं, उनका बीमा करना शुरू किया था। इनके साथ मिलकर इनका बीमा किया था, जिसके तहत क्या हुआ था, जो मवेशी हैं उनको एक टैग मिलता है, सुरभि ई टैग। सुरभि ई टैग, इसके तहत क्या है, ये जिस मवेशी पे ये टैग लग गया, अगर वो मवेशी कहीं गुम हो जाता है, कहीं खो जाता है, तो क्या होता है, आपको उतना पैसा जो वैल्यू होती है उस बीमा की, वो आपको मिल जाता है, वो किसान को मिल जाता है। ओके, तो इस वजह से द्वार ई डेयरी कंपनी बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी। इफ्को टोकिया से इन्होंने बीमा कंपनी से कोलैप्स मिला था, साझेदारी की थी। ओके, अगला, हाल ही में आरसी वसंत कुमार का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या पोलो? तो आरसी वसंत कुमार क्रिकेट के खिलाड़ी थे और ये तमिलनाडु से थे। चेन्नई की टीम में खेलते थे आईपीएल में, तमिलनाडु से थे। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 10 सप्ताह की पहल शुरू की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का लाभ उठाने वाले भारत में स्टार्टअप का समर्थन करेगी? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक यानी कृत्रिम इंटेलिजेंस तकनीक का लाभ उठाने वाले भारत को स्टार्टअप करने का समर्थन करेगी माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इस प्रोग्राम का नाम होगा सर एआई इनोवेट प्रोग्राम। एआई इनोवेट प्रोग्राम शुरू कर रही है ये माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ है, यानी चेयरमैन है, कौन है? सत्या नडेला। सीईओ है सत्या नडेला। ओके, अभी सत्या नडेला को मिला है सर सीके प्रहलाद अवार्ड। सीके प्रहलाद अवार्ड। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ऑफ सेल सेवाओं का विस्तार करने के लिए पाइन लैब्स के साथ भागीदारी की है? कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या इंडसइंड बैंक? तो पॉइंट ऑफ सेल सेवाओं का विस्तार करने के लिए पाइन लैब के साथ भागीदारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। बात है सर कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वसूल कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार के बिहाफ पर यह कर सकता है कलेक्ट। अभी इसको अपॉइंट किया गया है आरबीआई के द्वारा। साथ ही साथ और कौन सा बैंक है? एक इंडसइंड बैंक भी कर सकता है सर डायरेक्ट टैक्स को, इंडसइंड बैंक। ओके, देखो सर, अभी कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक माइक्रो एटीएम्स भी लॉन्च कर रहा है, इस पे भी वर्क कर रहा है। अभी इसने लॉन्च किया है माइक्रो एटीएम। ओके, बात हो रही कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक। उदय कोटक। अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? यरूशलेम, नेतन्याह, हाइफा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण हुआ है यरूशलेम में। यह है कहां? यह है इजराइल में।
इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। ठीक है, देखो सर यहां दो चीजों का उद्घाटन हुआ है, ध्यान से समझना, दो क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। एक हुआ है यरूशलेम में, जेरूशलम फॉरेस्ट। ओके, दूसरा हुआ है रानाना, ये इजराइल का ही एक शहर है रानाना, वहां पे हुआ है। देखो सर क्या हुआ है, जेरूशलम के फॉरेस्ट में भूदान ग्रोव पट्टिका, पट्टिका पता है किसको कहते हो सर? पट्टिका को इंग्लिश में कहते हो प्लाक, PLAQUE, प्लाक। यानी कि जैसे मान लो कोई स्टेडियम का या किसी रोड का या किसी चीज का अनावरण जब होता है तो एक देखते हो बोर्ड लगा रहता है पत्थर का, जिस पे लिखा रहता है इन्होंने इसका उद्घाटन इस डेट में किया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं सर पट्टिका या तख्ती। इसको क्या बोलते हो सर? तख्ती भी बोलते हो। ठीक है, तो यही तख्ती का अनावरण करा है जेरूशलम फॉरेस्ट में। क्या हुआ सर? दो क्वेश्चन बनेगा। देखो जेरूशलम फॉरेस्ट में किसका हुआ है? ये भारत से इंस्पायर था। देखो भारत में एक आंदोलन, इन मूवमेंट हुआ था भूदान, भारत में एक मूवमेंट हुआ था भूदान, जो विनोबा भावे ने शुरू करा था। ठीक है, जिसमें लोगों ने अपनी जमीन दी थी। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर इजराइल में भी भूदान जैसा ही आंदोलन हुआ था। ठीक है, और उस समय विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण, कौन कौन? विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण, ये इजराइल गए थे। जयप्रकाश नारायण ये दोनों लोग इजराइल गए थे। ऐसा ही सेम भूदान जैसा ही आंदोलन हुआ था जो पहले भारत में हो चुका था, तो इसी से ये लोग भी गए थे कहाँ पे? इजराइल। तो इसी से प्रभावित होकर वहां पे पट्टिका बनी है अभी हाल ही में, भूदान ग्रोव पट्टिका। ठीक है, उसका अनावरण किया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है, तो अगर बोलेगा भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है जेरूशलम में। दूसरा हुआ है सर रानाना में। यहां पे भी एक प्लेक यानी पट्टिका का उद्घाटन अनावरण किया इन्होंने। यहां पे क्या है, जो भारतीय सोल्जर्स गए थे, इंडियन सोल्जर्स वर्ल्ड वार 1 में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वार 1 में जो शहादत हुई थी भारतीय सोल्जर्स की, उनकी याद में जो युद्ध लड़ा था इन्होंने, बैटल ऑफ तबसौर, बैटल ऑफ तबसौर। ठीक है, इनकी याद में एक रानाना में पट्टिका का उद्घाटन अनावरण हुआ है। ठीक है, तो अगर पूछता है क्वेश्चन, दो तरीके से पूछता है। अगर पूछता है भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण कहां किया गया, तो यरूशलेम में। अगर पूछता है कि जो वर्ल्ड वार 1 में भारत के सैनिक थे, जो बैटल ऑफ तबसौर में शहादत हुई थी सैनिकों की, सैनिकों ने जो विजय प्राप्त की थी, उसके लिए जो पट्टिका उसका अनावरण कहां हुआ, तो वो अनावरण हुआ रानाना में। ये हो गया सर दो क्वेश्चन। बात हो रही सर इजराइल की, तब इजराइल के पीएम कौन है? नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली बेनेट। ओके, ये किस पार्टी से हैं? ये है यामीना पार्टी से, यामीना। ओके, देखो सर और भी क्वेश्चन पूछता है, जो फ्रेंडली कंट्री है भारत की ना, जो मित्र देश है, उनकी संसद का नाम पूछता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इजराइल अभी फ्रेंडली कंट्री है, तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद का नाम है, यानी पार्लियामेंट का नाम है इजराइल की, वो है नेसेट। नेसेट क्या बोलते हो? नेसेट। ओके, अगला, हाल ही में शुरू की गई एयरलाइन फ्लाई बैग ने किसके साथ एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्वोत्तर गंतव्य के लिए टिकट बुक करने की सुविधा के लिए समझौता किया है? IRCTC, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो नई एयरलाइन लॉन्च हुई है फ्लाई बैग, इसने IRCTC के साथ आप ई टिकट, मतलब IRCTC के प्लेटफॉर्म पे आप इसका ई टिकट बुक कर सकते हो। इन्होंने इसके लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ओके, बात ये रही सर फ्लाई बैग की, तो ये जो फ्लाई बैग एयरलाइन है, इसका हेडक्वार्टर है इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर MP में। ओके, इसके सीईओ हैं सर फ्लाई बैग के, इसके सीईओ हैं संजय श्रीनिवासन राव, संजय श्रीनिवासन राव। ओके, देखो सर बात हो रही IRCTC की, तो IRCTC के अभी चेयरमैन कौन है? रजनी हसीजा। ओके, देखो सर
यानी भारतीय रेलवे खान पान निगम के साथ इन्होंने क्या करा है, समझौता किया है। रेलवे है सर, तो यानी कि अभी आपको ध्यान रखना चाहिए रेलवे के चेयरमैन कौन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ये हैं अभी सुमित शर्मा। रेलवे है सर, तो रेलवे में अभी आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, अभी रेलवे ने दो सबसे लंबी मालगाड़ियों का अनावरण किया है, चली हैं। कौन कौन सी चली हैं सर? एक चली है त्रिशूल और दूसरी चली है गरुड़। ओके, ये चलाया किसने है? तो साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि SCR, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण मध्य रेलवे ने, साउथ सेंट्रल रेलवे ने चलाया है। कहां से कहां तक चल रही है सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चल रही है कोंडापल्ली से खुदरा, ठीक है, ये पड़ता है सर उड़ीसा में, और ये है सर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से में पड़ता है कोंडापल्ली, वहां से चलिए खुर्दा। और दूसरा गरुड़ जो है ये चल रही है रायचूर से मुंगुरु। ओके, ये पड़ता है सर कर्नाटका में और ये मुंगुरु पड़ता है तेलंगाना में। ओके, अगला रेल मंत्री पता ही अभी कौन है? अश्विनी वैष्णव। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना के तहत मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय का मानदंड क्या है? 2 लाख से कम, 3 लाख से कम, 1,70,000 से कम या 1,80,000 से कम? देखो सर, जो परिवार पहचान पत्र योजना के तहत मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है, उसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जो वार्षिक आय है एक परिवार की, वो होनी चाहिए 1,80,000 से कम। ओके, देखो सर, बात करते हैं पहले परिवार पहचान पत्र की। ये परिवार पहचान पत्र क्या है? देखो सर, ये परिवार पहचान पत्र को समझो सर आधार कार्ड से। जैसे मान लो आधार कार्ड है सबका, तो मान लो अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, तो क्या है, सबके अलग अलग आधार कार्ड हैं? 5 लोग हैं तो सबके आधार कार्ड क्या है? अलग अलग है, और सबका आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, सबके पास आधार कार्ड नंबर है। सेम कहानी हो रही है सर परिवार पहचान पत्र में। अब क्या होगा, ये 5 लोग का एक परिवार पहचान पत्र बनेगा, यानी कि आधार कार्ड कितना हो रहा है? 5 लोग का 5, लेकिन जो परिवार पहचान पत्र बनेगा वो पूरे एक परिवार का एक, यानी एक इकाई, यानी एक यूनिट, मतलब पूरे परिवार का एक पहचान पत्र होगा जिसमें 8 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, 8 अंक का नंबर होगा इसमें। ठीक है, ये जारी किया जाएगा। अगर इसमें जो परिवार की आय, पूरे परिवार की कलेक्टिव बात हो रही है, अगर पूरे परिवार की आय 1,80,000 से कम है सालाना, तो क्या होगा, उन परिवार को परिवार पहचान पत्र बन जाएगा या मिल जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सरकार की जितनी योजनाएं होंगी उस सब का लाभ इसको डायरेक्ट मिलता रहेगा। खैर ये बहुत नई योजना नहीं है, ये योजना शुरू हुई थी हरियाणा में जुलाई 2019 में। ठीक है, लेकिन समय समय पर इसका मॉडिफिकेशन होता रहता है। जैसे अभी इसमें शिक्षा को जोड़ दिया तो ये क्या रहती है, न्यूज में ही रहती है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के वल्नरेबल लोगों को कम लागत वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या असम? तो राज्य के जो वल्नरेबल यानी जो गरीब लोग हैं उनको कम लागत पर जेनरिक मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू करा है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ओके, देखो सर, बात हो रही है जेनरिक मेडिसिन की, तो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, बात समझो। जैसे मान लो आप पैरासीटामॉल खाते हो, पैरासीटामॉल, ओके, तो क्या होता है, पैरासीटामॉल एक साल्ट है। ठीक है, इसको कई सारी ब्रांडेड कंपनियां अपने अपने नाम से बनाती है, जैसे डोलो, पैनेट, पैनेट, ऐसे कई सारी बनाती हैं। तो ये क्या होता है, एक सॉल्ट है। ठीक, ये होती है ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं। तो जो ये सॉल्ट होता है, जो जेनरिक मेडिसिन में होता है, ब्रांडेड मेडिसिन से 100% से लेके 200% तक सस्ता होता है। मतलब अगर नॉर्मल पैरासीटामॉल 10 से 20 पैसे का आता है जेनरिक मेडिसिन का, तो इन सब कंपनियों का यानी ब्रांडेड कंपनियों का आपको लेके
2 से 3 रुपया पर टेबलेट पड़ेगा आपको। ओके, ये होता है सर जेनरिक मेडिसिन का फायदा। और ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं ज्यादा फायदा करेंगी, ये नहीं करेगा सर। सॉल्ट तो सेम है, सिर्फ इन्होंने अपना ब्रांड का नाम दिया और महंगी हो गई दवाइयां। ये अवेयरनेस फैलाना है सर। देखो बात हो रही है सर किसकी, पैरासीटामॉल हो गया, डोलो जेनरिक मेडिसिन कौन खोल रहा है, छत्तीसगढ़। देखो सर बात हो रही है धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर। तो धन्वंतरी क्या क्या है, तो जो धन्वंतरी है ना, धन्वंतरी हैं, इनको भारत में हम लोग बोलते हैं गॉड ऑफ मेडिसिन, यानी कि गॉड ऑफ मेडिसिन, भगवान मानते हैं सर मेडिसिन का। ओके, इन्हीं के जन्म दिवस पर, यानी कि जो इनकी जयंती है, हम मनाते हैं धनतेरस के रूप में। अब जो धनतेरस क्या होता है, दिवाली के 2 दिन पहले आता है, यानी इस बार दिवाली यदि 4 नवंबर को है तो धनतेरस कब पड़ेगा सर, 2 नवंबर को। तो ये जो धनतेरस है ना, हम धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाते हैं धनतेरस। ठीक है, इस दिन हम धनतेरस के दिन, हर साल धनतेरस के दिन हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ओके, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। बात हो रही है सर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के 2-3 मंदिर हैं सर जो फेमस है, जैसे धनतेश्वरी, धनवंतरी से ध्यान आया सर, ये धनतेश्वरी मंदिर, धनतेश्वरी मंदिर, फिर है भोरमदेव मंदिर, फिर है मां बमलेश्वरी मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर। ओके, ये 2-3 मंदिर हैं छत्तीसगढ़ की जो फेमस है, धनतेश्वरी से ध्यान आया। देखो सर अभी छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, न्याय योजना, जिसके तहत किसानों को 9,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। ओके, एक और है सर सेम दूसरा, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इसके तहत जो भूमिहीन किसान है, यानी जो वो मजदूर हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनको 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, 6,000 रुपया सालाना। ठीक है, इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ योजना महतारी दुलार, महतारी माँ को बोलते हैं सब, महतारी दुलार योजना, जिसके तहत जो कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता पिता दोनों को खो दिए हैं, उनके पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। हर बात करें तो अभी छत्तीसगढ़ में एक एलिफेंट रिजर्व बना है, लमरू एलिफेंट रिजर्व, लमरू एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में 10 मेगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र लगाने की घोषणा की है? गेल, सेल, ओएनजीसी या एनटीपीसी? तो अभी 10 मेगावाट क्षमता का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र लगाएगी गेल। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। ओके, ये भारत की महारत्न कंपनी है। अभी टोटल भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 11। ओके, गेल के चेयरमैन कौन है? मनोज जैन, मनोज जैन। देखो सर, इससे पहले एनटीपीसी ने अनाउंस करा था 5 मेगावाट का, और ये उससे दुगना लगा रही है गेल 10 मेगावाट। ओके, अभी जगह अनाउंस नहीं करा है, बस इन्होंने ये घोषणा किया है कि ये 10 मेगावाट का लगाएंगे, भी जगह अनाउंस नहीं है कहां होगा। अगर जगह अनाउंस होता है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। अगला, कुझंगल को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है। यह एक फिल्म है, तमिल, बंगाली, तेलुगु या कन्नड़। तो ये जो कुझंगल है, जिसको ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि यानी कि ऑफिशियल एंट्री मिली है, ये फिल्म है तमिल। ठीक है, देखो सर, इसके जो डायरेक्टर है कुझंगल के, वो हैं विनोद राज पीएस, विनोद राज
पियस। ओके, कुजंगल, कुजंगल को इंग्लिश में बोलते हैं सर पेबल्स, पेबल्स, जिसका हिंदी मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। ओके, ऑस्कर 2022, तो ऑस्कर 2022 जो है ये ऑस्कर का 94वां संस्करण होगा, 94th संस्करण होगा। ठीक है, ऑस्कर को हम बोलते हैं सर एकेडमी अवार्ड। अगर पूछे एकेडमी अवार्ड तो किसकी बात करेगा? ऑस्कर की। अब इसको ऑस्कर मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं अभी क्लियर है सर, लेकिन जो भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री हुई है वो हुई है कुजंगल की। ओके, अगला, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? जयदीप हार्दिक, किरण देसाई, विक्रम सेठ या मंजू कपूर। तो ये पुस्तक लिखा है द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, मेन रूप से इसका नाम है राम राव। क्या है? राम राव। ये पुस्तक लिखा है जयदीप हार्दिक ने। इसमें क्या है सर, जो कृषि का विघटन हुआ है, जो कृषि का पतन हुआ है, उसके बारे में लिखा गया है सर, कृषि के पतन के बारे में। ओके, पुस्तक लिखा है किसने? जयदीप हार्दिक ने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।